नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश और हमसे आपसे सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। राष्ट्र सर्वोपरि की ही भावना बीते 11 सालों से मोदी सरकार ने इसे अपना आधार बना लिया है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की अलख जिस तरह से बीते 11 सालों में जली है, उसी का ही ये परिणाम है कि कई चुनौतियों को पार करते हुए भी निरंतर और सतत तीसरी बार भी जब मोदी सरकार बनती है, जब बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बनती है, तो अपने आप में ये समझ में आने लगता है कि भारत का जनमानस किस दिशा में जाना चाहता है। दरअसल आज का दिन बहुत खास है। आज मोदी सरकार को 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मोदी सरकार 3.0 की बात की जाए तो 1 वर्ष पूर्ण है, लेकिन अगर 2014 से देखें तो तब से लेकर आज तक 11 साल बीत चुके हैं। इन 11 सालों में भारत और भारतवासियों ने कई ऐसे बदलते हुए परिवेश में अपने आप को समाहित कर लिया जो समावेशित विकास से जुड़ा हुआ था, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से जुड़ा हुआ था। और यही वजह रही कि जब हम साथ चले तो आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब हम साथ चले तो हमने दुनिया के सबसे बड़े आतंक को पालने वाले आतंकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल बना दिया। जब हम एक साथ चले तो हमने भारत के आत्मनिर्भर भारत की कहानी का एक नया स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। जब हम साथ चले तो हमने दुनिया को यह बता दिया कि यह वही भारत है जो विश्व गुरु कभी था और आज भी विश्व गुरु बनने का मादा रखता है। जब 2014 में पहली बार मोदी सरकार आई तो वायदा हुआ एक बदलाव का। 2019 में जब मोदी सरकार आई, जनता ने जब प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा नरेंद्र मोदी को चुना तो विश्वास था विकास का। और अब जब तीसरी बार मोदी सरकार आई है तो फिर इसके साथ जुड़ गया है एक संकल्प विश्व गुरु बनने का। यह संकल्प ही अपने आप में बताता है कि यह तभी संभव हो पाया जब 140 करोड़ जनमानस ने अपनी आस्था, अपना विश्वास इस सरकार में जताया। हालांकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था अपने एक स्टेटमेंट में कि चुनौतियों के आगे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन्होंने चुनौतियों के लिए चुनौती भरा रास्ता ही चुना है। और उसके पीछे जो बड़ा आधार था ये वही विश्वास है जो 140 करोड़ जनमानस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। 11 साल की यह कहानी अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, बहुत परिवर्तन और बहुत बदलाव लिए हुए है। आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 11 साल दरअसल परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रहा है। अब जनता परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस देती है। अब जनता तुष्टीकरण की राजनीति को बहुत पीछे छोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना के साथ, देश के साथ आगे बढ़कर विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका देखना चाहती है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे बदलाव भारत ने स्वीकार किए जिसने नए भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। लेकिन विपक्ष आज भी एक ही रोना रो रहा है। आज जब मोदी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया तो विपक्ष ने इसे एक इवेंट करार दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या इवेंट से राजनीति होती है? क्या ऐसे सवाल करके खुद विपक्ष अपनी भूमिका को कम तो नहीं कर रहा है? विपक्ष मोदी विरोध करते करते क्या राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का, देश का विरोध करने लग गया? और यही वजह रही कि बीते 11 सालों में, बीते 10 सालों में अगर देख लें इस तरह से, तो जनता का भरोसा विपक्ष ने खो दिया है। क्या विपक्ष को वर्तमान में अपने खुद का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं
जो इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार अपने बेमिसाल 11 साल पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके विकास के पथ पर किस तरह से आगे बढ़ना है, मोदी की शपथ क्या है, इसकी पुनरावृत्ति कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल दाग रहा है। लेकिन सरकार अपने काम पर लगा है, इसलिए क्योंकि उसके साथ है जनता का विश्वास। यह विश्वास कैसे 11 सालों में मोदी सरकार के लिए सबसे मजबूत आधार बना, इसी पर आधारित है हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। 14 एक वादा था बदलाव का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2019 एक विश्वास था विकास का। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और अब साल 2024 यह है संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दिल में देशभक्ति का भाव और कंधों पर 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का भार लेकर गुजरात की धरती से निकले नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के प्रतिनिधि भी हैं। 24 साल में 7 बार शपथ लेकर मोदी ने सिर्फ सत्ता नहीं, जनता का विश्वास जीता है, और वही विश्वास है मोदी 3.0 की नींव। दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तीसरे काल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। ये पहला साल उपलब्धियों से भरा हुआ है और खेती की दृष्टि से मैं देखूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव है कि 4th तिमाही में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.4% रही है। भारत विश्व गुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये उद्देश्य अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी। माननीय मोदी जी ने जो 11 साल में काम किया है, इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ था। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, हर सेक्टर में माननीय मोदी जी का क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड एंड फिट इंडिया, इस तरह के कार्यक्रम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। माननीय मोदी जी की पूरे कैबिनेट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हमने उनकी 11 साल की झलक लोगों को दिखाई है। देखिए, 11 साल तो 1100 साल के बराबर। जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ, गरीब का विकास हुआ, किसान का विकास हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, देश सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हुआ और 27 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो बाहर निकले। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम विदेशों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे पहले, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब कहते हैं कि 11 साल बेमिसाल रहे, तो यह सिर्फ आंकड़ों। लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना
पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि करीब 11 साल पहले देश की राजनीतिक संस्कृति सिर्फ तुष्टीकरण और समाज को विभाजित करके अपनी सत्ता बचाने तक सीमित हो गई थी। कुर्सी बचाना ही राजनीति बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद एक नया युग शुरू हुआ। यह सरकार रिपोर्ट कार्ड की राजनीति लेकर आई, जहां काम के आंकड़े जनता के सामने रखे जाते हैं, जहां वादों को पूरा करना ही असली चुनावी लड़ाई बन गई है। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब भी तुष्टीकरण की राजनीति में उलझा है। कांग्रेस के खड़गे हो या सपा के अखिलेश यादव, ये वो नेता हैं जो विकास पर चर्चा नहीं बल्कि नफरत फैलाने की सियासत में माहिर है। जब देश आगे बढ़ रहा है तब ये लोग 20 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जनता ने 10 साल पहले ही उनका हिसाब चुकता कर दिया था। उनकी नीतियां झूठ की ताकत पे है। हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, खुद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है खुद को चाणक्य कहते हैं, उनके जुमलेबाजी से। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है, और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी। विपक्ष की बौखलाहट इस बात का संकेत है कि देश की राजनीति अब नारे से नहीं प्रदर्शन से तय होगी। और यही बदलाव है 2014 के बाद का, जहां सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी की राजनीति हुई है। मोदी है तो मुमकिन है, ये वो विश्वास है जो सीधे तौर पर यह बताता है कि जब आप सत्ता में आए तो सबसे पहले आपको विश्वास जीतना होता है, और जब आप विश्वास जीत लेते हैं तो विकास समावेशी हो जाता है। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने उसी समावेशी विकास को दुनिया के सामने रखा, और आज भारत उपलब्धियों का बाजीगर बनता जा रहा है। उपलब्धियों में जिस तरीके से भारत का परचम लहर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब विश्व गुरु बनने की जो हमारा जो संकल्प है वो जल्द से जल्द पूरा होता हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ संभव हो सका है कुछ बदलावों से। बात बदलाव की हो रही है तो एक सोच है जिसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले की बात करते हैं तो कोर्ट के मापदंड पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामलों को जितनी गंभीरता से और संजीदगी से देखती है, उसी संजीदगी और गंभीरता से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले को क्यों नहीं देखा जाता। कोर्ट पर दोहरा मापदंड अपनाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली ने भावावेश में जो भी कहा उसके लिए उसने भी माफी मांग ली थी, अपने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। फिर भी कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार करने 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम पहुंच गई।
कोर्ट ने 15 दिनों की उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। कोर्ट ने उसे तत्काल राहत नहीं दी, उसकी माफी मांगने को नजरअंदाज किया गया। उसकी उम्र, उसकी पढ़ाई, उसका करियर, कोर्ट ने कुछ भी नहीं देखा और उसे सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ एक नाम है अरफा खानम, जिसने अपनी पोस्ट में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया। उसने भी माफी मांग ली और पोस्ट डिलीट कर दी। अरफा खानम के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। एफआईआर दर्ज करवाए गए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। क्या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में कोर्ट का हालिया फैसला निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अरफा खानम और शर्मिष्ठा पनोली के मामले में पुलिस का रवैया तुष्टीकरण वाला नहीं है? क्या अरफा खानम और वजाहत खान की गिरफ्तारी के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी है? नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा पनोली जैसों के खिलाफ काम कर रहे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने में और कितना समय लगेगा, ये सवाल भी अब देश में चर्चा का सबब बन चुका है। और इन्हीं सवालों को ढूंढती हमारी आज की ये खास रिपोर्ट है। जरा उसके माफीनामे वाला बयान सुनिए। ईद उल अजहा के अवसर पर मेरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा हुआ, जिसमें किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी इस पोस्ट से किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हों, खासतौर पर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हों, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूं और दिल से माजरत चाहती हूं। मेरा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन मेरी इस पोस्ट से अगर कोई धर्म, कोई समुदाय, खासतौर पर हिंदू समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं उसके लिए दिल से माफी चाहती की मांग की। और विधायक रविंद्र नेगी ने भी अरफा खानम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस नुपुर शर्मा के माफी मांगने वाले पोस्ट पर इसी अरफा ने कमेंट किया था कि माफी नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। शर्मिष्ठा वाले मामले पर भी यही जिहादी गैंग नबी की गुस्ताखी का मुद्दा बनाकर जेल भेजने की मांग कर रहा था और जेल भेजकर ही उसने दम भी लिया। वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पर केस दर्ज कराया था और जिहादियों ने नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा के खिलाफ सर तन से जुदा करने का ऐलान भी किया। आज यही अरफा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के बाद सोचती है कि माफी मांगने से काम चल जाएगा। इसी अरफा ने जिहादी मुस्लिमों को भड़काया और इसी अरफा के कमेंट के बाद राजस्थान में कन्हैया लाल। तो सवाल बड़ा है कि भावनाएं तो अगर हिंदू की भड़काई जाती है और इस पर अरफा खानम जैसे लोग माफी मांग के डिलीट कर दें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसी का अगर उल्टा हो जाए, अगर कोई हिंदू कुछ बोल दे और उसके बाद अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी भी मांग दे, पोस्ट भी डिलीट कर दे, तो भी उसकी गिरफ्तारी होती है, जैसा कि शर्मिष्ठा पनोली के मामले में हुआ भी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये भेदभाव क्यों है? आखिर इस तरीके की परिस्थिति क्यों पैदा की जा रही है? आखिर हर बार हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? राजनेता राजनीति के लिए ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहां पर एक जो इस पूरे प्रकरण में बात समझ में आती है और जिसकी चर्चा भी हो रही है कि दरअसल इसके लिए आज खुद हिंदू समाज ही जिम्मेदार हो गया है, क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है। और हम हमेशा से कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है, तब तब देश बटा है, तब तब हम भी बटे हैं। और इसीलिए जरूरी हो गया है कि ये परिस्थिति आगे और ज्यादा खतरनाक रूप ना ले ले, इसके लिए संगठित होना जरूरी है। हिंदुओं को एकता के मायने समझने होंगे। ये स्यूडो सेक्युलरिज्म वाली कहानी ही दरअसल हिंदुओं के लिए नासूर बनती जा रही है। इस बात को हर एक हिंदू को समझने की जरूरत है। अब जब बात हम समझने और समझाने की कर रहे हैं, तो रिश्तों की अहमियत भी समझने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस दौर में
रिश्तों की अहमियत लोग भूल चुके हैं। और जनमत में अब कहानी रिश्तों को तार तार करती हुई एक ऐसी घटना की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, समाज पर और समाज की सोच पर भी। दरअसल बात इंदौर के राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम की हो रही है, जिनकी अरेंज मैरिज 11 मई 2025 को हुई थी। दो दिलों का यह मिलन सपनों से भरा था, लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद ही हनीमून के लिए मेघालय गए इस जोड़े की कहानी एक भयावह त्रासदी में बदल गई। कामाख्या मंदिर के दर्शन का सपना लिए राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे, लेकिन 23 मई को दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 2 जून को सोहरा यानी चेरापूंजी में यह जगह आती है। सोहरा की एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला हुआ शव मिला। सोनम का कोई सुराग नहीं था। परिवार और समाज स्तब्ध था। क्या ये हादसा था या कुछ और? 12 दिन की तलाश के बाद मेघालय पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या की साजिश थी। सोनम, जिसे सभी लापता मान रहे थे, वो जीवित थी और गाजीपुर उत्तर प्रदेश से उसे हिरासत में लिया गया। दरअसल पुलिस के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज, जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, उसने 3 सुपारी किलर्स आनंद, आकाश और विक्की ठाकुर को मध्य प्रदेश से हायर किया। एक टूरिस्ट गाइड के बयान ने अहम सुराग दिया, जिसमें उसने राजा और सोनम के साथ 3 अजनबी पुरुषों को देखा था। सीसीटीवी फुटेज और रेनकोट जैसे सबूतों ने साजिश की परतें खोल दी। यह मामला दरअसल प्रेम, विश्वासघात और लालच का दर्दनाक चेहरा दिखाता है। राजा के परिवार का दुख, सोनम के भाई की उम्मीद और समाज का आक्रोश इस सवाल को जन्म देता है, क्या रिश्तों की नींव इतनी कमजोर हो चुकी है? मेघालय पुलिस अब सोनम से पूछताछ कर रही है, लेकिन यह घटना हर किसी के मन में एक डर छोड़ गई है। मेघालय हनीमून मर्डर की अगर बात की जाए तो इसमें अब साजिश बेनकाब हो चुकी है। राज के लिए राजा का मर्डर कर दिया गया है और इसकी मास्टरमाइंड सोनम को ही बताया जा रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह मर्डर मिस्ट्री दरअसल ठंडे दिमाग से इस पूरे की पूरे षड्यंत्र की रूपरेखा, इसकी पूरी पटकथा तैयार की गई थी। सवाल यह है कि आखिर सोनम ने ऐसा किया क्यों? अगर उसे विवाह नहीं करना था तो उसे अपने माता पिता को सीधे ही मना कर देना चाहिए था, या फिर इसके पीछे कोई और दबाव था? क्या कोई पारिवारिक दबाव था? और अगर ऐसा था तो फिर उसने खुलकर अपने पति से इस पर बात क्यों नहीं की? ये सवाल कई सवालों को जन्म देते हैं और यहां पर हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में ये रिश्तों का ताना बाना टूटता जा रहा है। कभी पत्नी पति का मर्डर करती हुई नजर आती है, कभी पति पत्नी का खून करता हुआ नजर आता है। ये तमाम जो कहानियां जब सामने आती हैं तो फिर समझ में आता है कि हम अपनी सनातन से कितने दूर हो गए हैं। हम दरअसल उस परंपरा से दूर हो चुके हैं जहां पर रिश्तों की गरिमा हुआ करती थी। परंपरा आज के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावे का, स्टाइल का एक शगल बन गया है, लेकिन पहले परंपराओं को आत्मसात किया जाता था, संस्कारों को आत्मसात किया जाता था। अब ना तो संस्कारों की बात होती है और ना ही परंपराओं को विस्तार रूप दिया जाता है। अब तो शॉर्टकट रास्ते अपनाए जाते हैं परंपराओं के निर्वहन के लिए, और यही वजह है कि ऐसी खौफनाक घटनाएं हमारे समाज के सामने आती हैं। हम अपने सनातन से दूर हो चुके हैं। सनातनी परंपराओं से, सनातन के सच से अब हमारा कोई वास्ता नहीं रह गया है। वर्तमान की भौतिकवादी युग में जब हमने पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात कर लिया हो तो यकीन मानिए ये ऐसी घटनाएं आज एक है, कल दूसरी होंगी और फिर ये सिलसिला बना रहेगा। इसके लिए जरूरत है समाज में संगठित होकर
उन सनातनी परंपराओं को एक बार फिर से आत्मसात करने का, उन संस्कारों के निर्वहन का जो हमारी नींव हुआ करते थे, जो हमारे लिए फाउंडेशन स्टोन थे। और जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो फिर ना तो कोई राजा रघुवंशी ऐसे खाई में सड़ी गली हालत में मिलेगा और ना ही कोई सोनम जैसी बेवफा लड़की होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात मणिपुर की भी कर लेते हैं। मणिपुर जो एक बार फिर से जल रहा है, लेकिन इस बार आग सिर्फ टायरों में नहीं लगी बल्कि लोगों के दिलों में लगी है। इंफाल घाटी के 5 जिलों में इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, सड़कें खुदी हुई है और राजधानी के दरवाजे पर जनता पेट्रोल छिड़क कर खड़ी है। ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है, ये एक घुटन की चीख है, एक हाशिए पर डाल दिए गए समुदाय की पुकार है जो अब सिर्फ सुने जाने की नहीं बल्कि सम्मान से जीने की मांग कर रहा है। अरमबाई टेंगोल के नेताओं की गिरफ्तारी केवल कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि मैतेई समुदाय की अस्मिता पर चोट मानी जा रही है। मैतेई समुदाय यानी हिंदू समुदाय। अरमबाई टेंगोल सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि उस समाज की सामूहिक चेतना है जिसने वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष किया। जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं रहा, यह आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई। सवाल यह है कि आखिर क्यों मणिपुर का मैतेई समुदाय हर बार प्रशासन की प्राथमिकता में आखिरी कतार पर होता है? क्यों उनकी पीड़ा को केवल कानून व्यवस्था की समस्या ही समझा जाता है जबकि असमानता और उपेक्षा का नतीजा ही है जो आज मणिपुर में हो रहा है? प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए, रास्ते खोदे, प्रशासन को झकझोरने की कोशिश की, लेकिन जब वो आत्मदाह की धमकी देने लगे तब यह स्पष्ट हो गया कि अब टूटने की कगार पर वो आ चुके हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है, अब सब्र का बांध टूट चुका है। राज्य सरकार और केंद्र की चुप्पी इस आग में घी का काम कर रही है। इंटरनेट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कर्फ्यू और शिक्षण संस्थानों को बंद करना कोई समाधान नहीं है, ये तो उन जख्मों पर पर्दा डालने जैसा है जो अंदर ही अंदर रिश्ते जा रहे हैं। जरूरत है संवाद की, सुलह की और सबसे बढ़कर संवेदनशीलता की। कानून का डंडा हर बार समाधान नहीं होता, कभी कभी इंसानियत का हाथ थामना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने विधायकों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा जरूर लिया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या केवल आश्वासन से वो आक्रोश ठंडा हो जाएगा जो अब पूरे राज्य में बंद के रूप में फैल चुका है? मैतेई समुदाय के साथ न्याय तभी होगा जब उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाएगा, न कि दमन से दबाया जाएगा। अरमबाई टेंगोल के नेताओं की गिरफ्तारी की समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई ठोस प्रमाण नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को इस बात को भी समझना होगा कि यह आंदोलन महज एक गिरफ्तारी के विरोध में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए एक खामोश लेकिन जिंदा जंग है। ये वक्त है जब मणिपुर को सिर्फ प्रशासनिक जिला ना समझा जाए बल्कि वहां के हर समुदाय को सम्मान, समानता और सहानुभूति के साथ देखा जाए। वरना इतिहास यही कहेगा कि जब एक समुदाय चीख रहा था तो बाकी देश कान बंद करके सो रहा था। हम मैतेई समुदाय के साथ हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं क्योंकि न्याय सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी तकाजा होता है। आग केवल मणिपुर में ही नहीं लगी है, एक आग 7 समुद्र पार भी लग चुकी है। अमेरिका के लॉस एंजल्स की हम बात कर रहे हैं, जहां इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा
अवैध प्रवासियों के खिलाफ छेड़ी गई कार्रवाई के चलते पूरा शहर विरोध की आग में झुलस रहा है। ट्रंप ने 2024 के चुनावी वायदों में जो कहा था कि अब उसे वो सख्ती से लागू कर रहे हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी और गिरफ्तारियों ने देश के भीतर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर बनाम ह्यूमन राइट्स की बहस को तेज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित किए गए तीव्र डिपोर्टेशन ड्राइव के तहत शुक्रवार को फैशन डिस्ट्रिक्ट और कॉम्पटन जैसे इलाकों में 118 लोगों को हिरासत में लिया गया। आईसीई ने एक ही दिन में 44 प्रवासियों को एक जॉब साइट से पकड़ा और अन्य 77 को ग्रेटर लॉस एंजल्स इलाके से। इस सख्ती ने खास तौर पर लैटिनो समुदाय को आक्रोशित कर दिया, जिसने विरोध में सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। 101 फ्रीवे को अवरुद्ध किया गया, सरकारी इमारतों पर हमले किए गए, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, यानी पूरी तरह से यह विरोध हिंसक हो गया। जवाब में ट्रंप प्रशासन ने आंसू गैस, रबर बुलेट और फ्लैश बैंग ग्रेनेड से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले ट्रंप ने इसे हिंसक विद्रोही भीड़ करार देते हुए 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि वो थूकते हैं, हम मारते हैं। उनके अनुसार ये केवल देश की रक्षा का कदम है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये तानाशाही की झलक है। सुदर्शन न्यूज का यह सवाल है कि यह कार्रवाई देश हित में है या राजनीति से प्रेरित है। ट्रंप ने अपने सलाहकार एलन मस्क से भी मतभेदों के बाद यह फैसला और तेजी से लागू किया। सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई वास्तव में देश को अवैध घुसपैठियों से बचाने के लिए है या ये केवल 2024 के वायदों को दिखावे में पूरा करने की रणनीति है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम्स ने ट्रंप की इस कार्रवाई को राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और इसे कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी भी दी। न्यूसम का साफ कहना है कि स्थानीय पुलिस सक्षम थी। ट्रंप ने सिर्फ स्पेक्टिकल बनाने के लिए सेना भेजी। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख साफ है कि अगर हमें अपने देश के लिए खतरा दिखेगा तो हम सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आईसीई की छापेमारी सिर्फ शुरुआत है। उनका लक्ष्य है रोजाना 3000 अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना। लॉस एंजल्स आज अमेरिका के विभाजित राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का आईना बन चुका है। एक ओर है वो जो मानते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, दूसरी ओर वो है जो इसे मानवीय अधिकारों का हनन मानते हैं। सुदर्शन न्यूज पूछता है कि क्या ट्रंप का ये मॉडल भारत जैसे देशों के लिए भी सबक है? क्या अवैध घुसपैठ पर इस तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति ही सही रास्ता है? पूरा मामला अब केवल इमिग्रेशन का नहीं रहा। यह सवाल है कि अमेरिका लोकतंत्र की राह पर है या सत्ता के दमन चक्र की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप की कार्रवाई राष्ट्रहित में है या सत्ता की भूख में? फैसला अब आप ही कीजिए। तो लॉस एंजल्स में जिस तरीके का विरोध आज नजर आ रहा है वो ये बताता है कि किस तरह से ट्रंप सरकार ने अवैध घुसपैठियों को
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए जिन नीतियों को अमली जामा पहनाया, दरअसल उन नीतियों के खिलाफ ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है। सवाल यह है कि जिस तरीके की परिस्थिति यहां बन रही है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी हो गया है? अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना जरूरी हो गया है? और क्या भारत को भी ऐसे ही सख्त कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है? और आइए आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर सिक्किम की पहाड़ियों की तरफ लेकर चलते हैं, जहां से लेकर उत्तर सिक्किम की पहाड़ियों से लेकर लक्षद्वीप के द्वीपों तक फैली एक गूंज आज भी हमें याद दिला रही है एक बलिदानी की। वो आखिरी यात्रा जो सिर्फ दूर नहीं बल्कि राष्ट्र की भावना और सम्मान का प्रतीक बनी है। भारतीय सेना के सिपाही सैनुद्दीन पीके, जिन्होंने 13 वर्षों तक सीमाओं की कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की, हाल ही में एक भूस्खलन में बलिदान हो गए। 8 दिन चले खोज अभियान के बाद उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया है। यह सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, ये एक पूरे देश की ओर से अपने सच्चे सुपूत को नमन था। सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस समर्पण के साथ इस अभियान को अंजाम दिया, वो भारतीय सशस्त्र बलों की एकजुटता का प्रमाण है। 2500 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा के हर चरण ने यह सिद्ध किया कि बलिदान कभी अनदेखा नहीं होता। बेंगलुरु मिलिट्री स्टेशन से लेकर अंदरोत द्वीप तक पुष्प चक्र और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैनुद्दीन को विदाई दी गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा बलिदान सिर्फ रणभूमि में नहीं बल्कि हर उस जगह होता है जहां ड्यूटी दिल से निभाई जाती है। और आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम भी इस वीर बलिदानी को शत शत नमन करते हैं। और आइए, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, तो हमेशा की तरह जनमत में अब समय गुड न्यूज का है, एक पॉजिटिव तस्वीर का है। तो इस बार ये गुड न्यूज और ये पॉजिटिव तस्वीर आएगी अंतरिक्ष से। दरअसल भारत एक बार फिर अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा होंगे, जो भारत की वैश्विक अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाता है। ये मिशन देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की दिशा में बड़ा कदम भी है। इसरो ने जानकारी दी है कि खराब मौसम के कारण एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग अब 10 जून की बजाय 11 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे होगी। इस मिशन को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा भारत के अंतरिक्ष इतिहास में 40 साल बाद एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। 1984 में राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अब 4 दशकों के बाद एक और भारतीय अंतरिक्ष में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। ये एक गर्व का क्षण है। एक्सियोम 4 मिशन न केवल वैज्ञानिक शोध पर केंद्रित होगा, बल्कि ये वैश्विक सहयोग, शिक्षा और व्यावसायिक अनुसंधान का भी बड़ा प्रतीक बनेगा। इससे युवा पीढ़ी को विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। यह मिशन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहभागी नहीं होगा, बल्कि वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है। देश विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में निरंतर प्रगति कर रहा है। ये एक और सुनहरा दौर है
और शुभांशु शुक्ला उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला को संपूर्ण सुदर्शन परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो भारत का नया गगनवीर तैयार है और हम भी तैयार हैं अंतरिक्ष में एक और परचम लहराने के लिए। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।